हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक राज और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 8 और 9 जनवरी 2019 का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में हम टोटल करंट अफेयर्स तो देखेंगे ही, साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इससे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो इन टोटल चीज़ों पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दाएँ साइड में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रोज़ाना मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज का जो सवाल है ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किस प्रोफेसर को अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है। तो इसमें गीता सचदेवा, मीरा साहनी, मोना भारद्वाज, गीता गोपीनाथ, इन चारों में से जो भी आपको सही लगे आपकी जानकारी में, तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसका नाम लिखना है। या इससे रिलेटेड और भी आपको जानकारी होगी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF के बारे में या इनके बारे में, जो आपके अनुसार सही है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जितना डिटेल में हो सके लिख सकते हैं। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में भी लिख सकते हैं। जो भी आपको जानकारी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि और फ्रेंड्स को भी इससे लाभ हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग करेंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं आज का पहला करंट है कि मानव संसाधन विकास मंत्री जवाहर नवोदय विद्यालय में 5,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। ठीक है, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर, ये याद रखिएगा कि अभी फिलहाल में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने 7 जनवरी 2019 को शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में 5,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। ठीक है, फिलहाल प्रतिभावान ग्रामीण बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में सीटों की संख्या कितनी थी? 46,600। ठीक है, और फिर इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय में 5,000 सीटें बढ़ने से शैक्षणिक वर्ष में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 51,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना, ये हर एक ज़िले में संचालित होता है। ठीक है, और ये एक मतलब भारत सरकार की द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रकार की योजना का लीजिए या संस्था ले लीजिए, स्वायत्त संस्था है ये। ठीक है, तो ये चलती है। ठीक है, और इसमें सरकार का ये मानना है कि 5 वर्षों में सरकार द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय में संख्या, मतलब ये 14,000 सीटों की संख्या बढ़ा दी है, और पिछले बार भी 9,000 सीटें बढ़ाई गई थी। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी रखे रहिए बस। ठीक है, इसको नोट नहीं करना है। आप यदि नोटबुक बनाते होंगे तो इसको नोट नहीं करना। चलिए अगला जो है ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने CBI चीफ जस्टिस आलोक वर्मा की छुट्टी पर भेजने का फैसला निरस्त किया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये घटना बहुत ही हमारे एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ये हाईलाइटेड मामला है। तो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2019 को अहम फैसला लेते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको CBI बोलते हैं हम लोग, तो इसके निदेशक थे आलोक वर्मा, इनको छुट्टी पर भेजने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC जिसको बोलते हैं, फैसले को निरस्त कर दिया है। यानी कि अब आलोक वर्मा अपने तय कार्यकाल यानी कि 31 जनवरी तक CBI के निदेशक पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो इनको इनका कार्यभार जो जितना था उतना कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है। ठीक है, 6 दिसंबर 2018 को सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस KM जोसेफ की पीठ ने आलोक वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, और CJI रंजन गोगोई आज छुट्टी पर है। ऐसे में जस्टिस संजय किशन ने फैसला पढ़कर सुनाया है। ठीक है, तो इसमें टोटल चीज़ें आप क्या कहा क्या नहीं कहा वो चीज़ के इम्पोर्टेंट नहीं है, और इन्हें आलोक वर्मा को 23 अक्टूबर को पद से हटाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों के लिए एक थोड़ा सा जानना जरूरी है कि केंद्रीय जो अन्वेषण ब्यूरो है CBI, ये क्या है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा वर्ष 1941 में स्थापित एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान में हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। और
यदि आप लोगों को पूरी सीबीआई की जानकारी चाहिए कैसे क्या पदभार होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। चलिए अगला है कि भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह परिचालन शुरू किया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। भारत ने ईरान में सिस्तान, ये याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और इसे यदि आप नोटबुक बनाते होंगे करेंट का तो इसे ज़रूर लिख लीजिएगा, बाकी दो जो बताए हैं उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। तो भारत ने ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदर का परिचालन का दायित्व संभाल लिया है। केंद्र सरकार ने 7 जनवरी 2019 को यह बात कही और यह पहली बार है कि जब भारत अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र से बाहर किसी बंदरगाह का परिचालन करेगा। ये भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। और भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2018 को आयोजित चाबहार त्रिपक्षीय समझौते की बैठक के दौरान ईरान में शहीदी बहेश्ती बंदरगाह, याद रखिएगा, ईरान में इसको बोलते हैं शहीदी बहेश्ती बंदरगाह, जिसको आप चाबहार बंदरगाह बोलते हैं, कि एक हिस्से का परिचालन अपने हाथ में ले लिया। चाबहार स्थित विशेष प्रयोजन कंपनी, जिसको बोलते हैं एसपीबी, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन के कार्यालय का भारत, ईरान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तो इसमें फ्रेंड्स ये चाबहार क्या है और इससे फ़ायदे क्या होंगे। चाबहार बंदरगाह का सीधा फ़ायदा भारत के कारोबारियों को होगा इसमें, और भारतीय कारोबारी जो होंगे अपना सामान बिना किसी रोक टोक के सीधे ईरान तक ले जाएंगे। ठीक है, या भेज पाएंगे। यहाँ से भारतीय सामान पहुँचने के बाद इसे अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कई देशों तक पहुँचाया जा सकेगा। अब क्या होगा ना कि अब तक इन देशों में जाने के लिए पाकिस्तान रास्ता रोक रहा था, और चाबहार बंदरगाह शुरू होने से भारतीय सामानों के एक्सपोर्ट खर्च काफ़ी कम हो जाएंगे और एक अनुमान के मुताबिक 1/3 से भी कम हो जाएगा, और साथ ही समय भी बचेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इतना ही है। और आगे देखते हैं। स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय जो है एचआरडी मंत्रालय जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा घोषणा की गई है कि राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसमें शामिल होने की पुष्टि कर दी है। ठीक, इस मतलब सिस्टम में स्कूल सिस्टम की ग्रेडिंग के लिए 70 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और इस 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स द्वारा राज्यों की स्कूली शिक्षा प्रणाली की कमियों अथवा कमज़ोर पक्षों का आकलन किया जाएगा, ताकि प्रत्येक स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है और बाकी नहीं है। जिसमें इम्पोर्टेंट रहता है जो मैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स भी बताता हूँ। अगला है कि प्रसार भारती ने 32 वर्षों से कार्यरत आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल को बंद कर दिया है। तो प्रसार भारती ने हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के राष्ट्रीय चैनल को 5 शहरों में क्षेत्रीय प्रशिक्षण अकादमी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। प्रसार भारती के उप निदेशक द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि ऐसा खर्चों में कटौती करने के लिए किया गया है और साथ ही सेवा और ज़्यादा तर्कसंगत बनाने के लिए एक कदम उठाया गया है। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई थी। ठीक है, तो इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि पहली बार कब हुई थी। ठीक, और ये भी आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा कि किसको चैनल को बंद किया गया है और क्या है। ठीक, थोड़ा सा मैटर आप ऐसे करके लिख लीजिएगा। प्रसार भारती ने 32 वर्षों से कार्यरत आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल को बंद किया। ठीक,
और इसकी सेवा कब शुरू हुई थी इसको लिख लीजिएगा, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। अगला है कि केंद्र सरकार ने इसरो को 40 उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने हेतु 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या है। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, इसके लिए इसने अंतरिक्ष क्षेत्र में और विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक, इसरो के जो अध्यक्ष हैं, इसको आप लिख सकते हैं डॉक्टर के सिवन द्वारा जारी बयान में इसरो के अध्यक्ष का नाम लिख लीजिएगा। कहा है कि केंद्र सरकार ने अगले 4 वर्षों के दौरान 40 उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक, और इसके बाद तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में डॉक्टर के सिवन ने कहा कि चंद्रयान 3 महीनों के भीतर प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, और यह चंद्रमा के एक ऐसे हिस्से पर उतरेगा जो अब तक अनजान है। ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ अभी तक पहुँची नहीं है, उस हिस्से पर ये जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में मानव युक्त गगनयान को स्वतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2022 तक भेजने की योजना है। तो ये 2022 तक इसको भेजने की योजना है। थोड़ा सा फ्रेंड्स, इसरो के बारे में 2018 में भी इसरो ने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हुई थी। जैसे कि 10 जनवरी 2018 को प्रख्यात वैज्ञानिक जो हैं के सिवन द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कमान संभाली थी इन्होंने। और इसी के साथ ही इन्होंने 12 जनवरी को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको PSLV C40 बोलते हैं, इसके जरिए 28 विदेशी उपग्रहों के साथ 31 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था और इन्हें सफलतापूर्वक कक्षा में भी स्थापित किया गया था। तो ये घटना है 10 जनवरी 2018 को। ठीक, और ये के सिवन ने मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के कमान संभाली थी। उसके बाद ही तुरंत बाद ही 12 जनवरी को ये प्रक्षेपण किया गया था। ठीक, और इसे सफलतापूर्वक इसकी कक्षा में स्थापित भी किया गया था। और इसके बाद इसरो द्वारा अप्रैल 2018 में भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 की भी घोषणा की गई, अप्रैल 2018 में। ये सब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और इसरो ने ही जून 2018 में वाहन उद्योग में उपयोग के लिए भारतीय उद्योग को गैर विशिष्ट आधार पर अपनी लिथियम आयन सेल प्रौद्योगिकी को 1 करोड़ रुपए में स्थानांतरित करने के अपने फैसले की घोषणा की थी। नवंबर 2018 की एक घटना है और इसमें नवंबर 2018 में देश के सबसे भारी प्रक्षेपण यान, जिसको जियोसिनक्रोनस बोलते हैं, जियोसिनक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च किया था। और व्हीकल मार्क 3, जिसको GSLV Mk3 भी बोलते हैं, ने GSAT 29 उपग्रह के साथ उड़ान भरी थी। वायुसेना के अब अगला है कि वायुसेना के लिए सैन्य संचार उपग्रह GSAT 7A का प्रक्षेपण किया गया और यह प्रक्षेपण दिसंबर 2018 में किया गया। बाकी अब ये जो चंद्रयान 2 की बात चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये। तो चंद्रयान 2 भारत का चंद्रयान 1 के बाद दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान है और जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया है। और अभियान को GSLV मार्क 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित करने की योजना है। तो ये GSLV मार्क 3 जो है, इसके द्वारा ही इसे प्रक्षेपित करने की योजना है। ठीक, और इस अभियान में भारत में निर्मित एक लूनर ऑर्बिटर, जिसे चंद्रयान बोलते हैं,
तथा एक रोवर, एक लैंडर भी शामिल होंगे। चंद्रयान-2 में भेजे जाने वाला ऑर्बिटर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। उसके बाद इस अभियान में ऑर्बिटर को 5 पेलोड के साथ भेजे जाने की निर्णय लिया गया है और 3 पेलोड जो हैं नए हैं, जबकि 2 अन्य चंद्रयान-1 ऑर्बिटर पर भेजे जाने वाले पेलोड है उनके उन्नयन संस्करण है और चंद्रयान-2 को जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें जो भी इम्पोर्टेंट था उसको मैंने बताया। ड्राइविंग लाइसेंस भी आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा, यानी कि यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो उसे आधार से जुड़वाना जरूरी है। ठीक है, और ये फैसला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 6 जनवरी 2019 को ये बात कही। तो आगे की कोई चीज़ें नहीं है, इसके बारे में कानून वगैरह भी लाएंगे ये लोग। और फिर अगला जो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो वो ये है कि 76वें गोल्ड ग्लोबल अवार्ड की घोषणा की गई। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। जो 76वें गोल्डन ग्लोब 2019 अवार्ड की घोषणा हो चुकी है और इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कैलिफोर्निया में बेवर्ली हिल्स में किया गया। तो आपको ये लिख लेना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। आपको ऐसा नोट बनाना है कि 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड की घोषणा की गई और ये 76वां था, ये जरूर लिखना है। और ये अवार्ड कहाँ हुआ था, तो कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में हुआ था, ये आपको नोट करना है। ठीक, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला इसे लिख लेना है, ये रामी मालेक को मिला है। ठीक है, और जबकि ग्लेन क्लोज को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये 2 चीज़ें नोट करनी है। अवार्ड सेरेमनी को सेंड्रा और एंडी सेमबर्ग ने होस्ट किया। ठीक है, और सेरेमनी में कई अलग अलग कैटेगरी की फिल्मों को कलाकार को अवार्ड दिए गए। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है और बाकी चीज़ें आपको ये भी लिखनी है कि बोहेमियन जो है ये बेस्ट ड्रामा मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। तो आपको जो जो अवार्ड दिए गए हैं वो चीज़ लिखना है। ठीक, और बाकी चीज़ें इसमें आपको लिखना है बेस्ट एक्टर और ड्रामा का जो रामी मालेक को मिला है और बोहेमिया रेपसाडी को मिला है। ठीक है, ये आपको नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर इन एनी मोशन पिक्चर अल्फांसो कुआरो रोमा को मिला है। बेस्ट मोशन ये नहीं पूछेगा, ये इसमें ज़्यादातर पूछता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। ठीक है, जो मैंने ऊपर पहले ही बता चुका है। तो इसमें इतना ही पूछेगा, बाकी चीज़ नहीं पूछता है किसी एग्ज़ाम में, तो अभी तक नहीं पूछा है तो आगे भी नहीं पूछेगा। अगला है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती, तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जीता इसे आपको थोड़ा सा देखना है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्रा पर खत्म हुआ और भारतीय टीम ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तो आपको ये याद रखना है कि कितने से जीती थी, तो 2-1 से। ठीक, और इसके बाद ही भारत 71 साल में यह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली टेस्ट सीरीज जीती है और आज़ादी के बाद पहली बार कोई भारतीय टीम इस देश में टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रही, वो विराट कोहली की कप्तानी में हुई है। तो आपको ये भी याद रखना है विराट कोहली की कप्तानी में भारत जीता था और ये सीरीज 2-1 से जीती थी और ये सीरीज का नाम था सिडनी टेस्ट मैच में इन्होंने जीता था। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको, और इसमें थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है कि सिडनी में जो टेस्ट मैच हुआ था और इसमें मैन ऑफ द मैच किसे मिला था, तो चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच मिला था। और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिला है, तो इन्हीं को मिला है, चेतेश्वर पुजारा को ही। ठीक है, इन्होंने 4 मैचों की कुल सीरीज में 551 रन बनाए हुए हैं और सिडनी टेस्ट जो कि भारत जीता हुआ वो जो ड्रा हो गया था उसमें 193 रन बनाए थे इन्होंने। और बाकी सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया। चलिए अगला, बहुत सारी चीज़ें हैं, बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है।
जानकारी के लिए कितना पढ़ा जाए। उसके बाद देखते हैं अगला है कि नर्मदा नदी में पहली बार ऑक्टोपस देखे गए। तो ऑक्टोपस कैसा होता है, मैं थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ। ऐसे इसके पैर होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक। और उसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार नर्मदा नदी में पहली बार ऑक्टोपस देखे गए हैं। तो आपको ये लिख लेना है नोटबुक में कि क्या देखा गया है। जैसे नर्मदा नदी में ऑक्टोपस देखे गए, ठीक, इतना आपको लिखना है। उसके बाद ऑक्टोपस भारत की नर्मदा नदी के मुहाने, जिसको एस्टुराइन जोन बोलते हैं, इसमें देखे गए हैं। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जो मुहाना होता है उसे क्या बोलते हैं। तो वैज्ञानिकों ने दावा किया कि नर्मदा नदी में देखे गए ऑक्टोपस 190-320 मिलीमीटर तक लंबे हैं। यह ऑक्टोपस सिस्टोपस इंडिकस प्रजाति के हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, ये भी नोटबुक में लिखना है कि ये किस प्रजाति के हैं, ठीक है, जिन्हें सामान्यतः ओल्ड विवेन ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको लिख लेना है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मुहाने पर संभवतः हाई टाइड वाटर के कारण आए हों, जिससे यह प्रजाति यहाँ आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और वैज्ञानिकों के जो जारी जानकारी के अनुसार 17 नमूने जिनकी लंबाई 190-320 ऐसे है, और ये एक मानव हाथ के आकार के जितनी है, और इनकी अधिकतम लंबाई जो होती है 325 मिमी तक होती है। और ये जो है ये भारतीय तट रेखा के किनारे बंगाल की खाड़ी में प्राप्त प्रजातियों की जानकारी के अनुसार यहाँ पाई गई हैं। और बाकी सब इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, जो भी है मैंने बता दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कल का करंट नहीं दिया था, इसलिए आज दोनों दिनों का करंट दिया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सीरीज कैसा लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी कोई सब्जेक्ट वगैरह चाहिए या करंट अफेयर्स कोई साप्ताहिक, मंथली या किसी पिछले महीने का, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो मिलते हैं किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।